मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, डॉक्टर राजीव वर्मा। मैंने 8-10 साल यूके और यूएसए में ट्रेनिंग करके मैंने मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका ज्वाइन किया है और मैं वहाँ पे पिछले 7 साल से हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में 10 ऑर्थोपेडिक सर्जन है प्लस बाकी फिजियोथेरेपी स्टाफ सब है। हम दिल्ली में जो हमारा मणिपाल हॉस्पिटल है, सब आप जानते ही हैं कि ये अब सबसे बड़े, इंडिया में सबसे बड़े सेंटर्स में से है। हमारे कम से कम 33 हॉस्पिटल्स हैं जो अभी सारी तरफ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया में तो इनकी मेजॉरिटी है, प्लस नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी हॉस्पिटल हैं। तो हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। ऑर्थोपेडिक्स की कोई भी ट्रीटमेंट है, जैसे यहाँ पे बहुत से पेशेंट्स आर्मी में हैं, कोई वो वैसे भी हमारे पास आते हैं। किसी का कुछ भी कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हो, बम ब्लास्ट इंजरीज हो, गन शॉट इंजरीज हो, या फार्म की इंजरीज हैं, या कईयों के हमारे पेरेंट्स ओल्ड हैं जिनको की रिप्लेसमेंट चाहिए, जॉइंट, हिप हो, नी हो, या स्पाइन सर्जरी हो, हमारे पास एक ही छत के अंदर हर तरह की ट्रीटमेंट है। अगर किसी को ट्यूमर है, वो भी हमारे पास ऑन्कोलॉजी की टीम है, उसमें भी हम हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्लेसमेंट करते हैं। जो काम यहाँ हो सकता है वो यहाँ पे सर्विसेज दी जाएंगी, जो हाई एंड काम वहाँ हो सकता है वो वहाँ सर्विसेज दी जाएंगी। तो हम, हमारा आपके माध्यम से सबको यही बताना है, झज्जर शहर वालों को, कि हमारे सेंटर में आपको सब कुछ मिलेगा एक छत के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में एक यूनिट हेड हूँ। मेरी टीम के अंदर मेरे अलावा और भी 3-4 सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा हम लोग अगर हम ऑन्कोलॉजी की बात करें तो कैंसर रिलेटेड हर तरह की फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में एक वर्टिकल में अवेलेबल है, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी फैसिलिटीज यानी कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी, पेट स्कैन, स्पेशली ऑन्कोपैथोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आपके जो पैथोलॉजी, जो इसके अलावा पेन मैनेजमेंट होता है, टर्मिनली इल जो पेशेंट होते हैं उनकी जो केयर होती है, उनके लिए जो भी सुविधाएं होती हैं वो मणिपाल हॉस्पिटल में अंडर वन रूफ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ओमकार हॉस्पिटल के साथ में करेंटली हम लोगों ने जो अभी ये कोलैबोरेशन जो किया है, इसका हमारा जस्ट इसका जो बेसिक हमारा जो पर्पस है वो है, कई बार मरीज जो होते हैं वो अपनी शुरुआती प्रॉब्लम्स के लिए उनको छोटे से सिम्टम्स लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतनी दूरी है हर मरीज समय पे पहुंच नहीं पाता है। तो इस तरह से एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर, हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और वो पेशेंट को यहाँ पर इनिशियल स्टेज में ही, जब भी उनको बेसिक सिम्टम्स आते हैं, उनको एग्जामिन कर सकें, उनकी बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकें और जो भी बेसिक फैसिलिटी, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर हम कर सकते हैं उनको कंप्लीट करें। बाकी अगर कुछ हाई एंड क्या काम की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए बड़ी फैसिलिटी, बड़ी सर्विसेज की जरूरत है, तो उसको मणिपाल के कोलैबोरेशन के साथ कंप्लीट किया जाए। तो जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है उनके साथ में जितना मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो दिया जा सकता है वो यहीं पर देना है। उसके बाद में अगर उसके हाई एंड चीजों की जरूरत है तो उसके लिए हम बाकी मणिपाल ग्रुप्स के बारे में आपको डॉक्टर राजीव ने सब बता ही दिया कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रुप है, 1100 से ज्यादा बेड की कैपेसिटी रखता है थ्रू आउट द इंडिया। तो 11,000 से ज्यादा बेड्स की कैपेसिटी है थ्रू आउट द इंडिया। सो इट्स अ वेरी बिग ग्रुप। तो अगर पूरे सर्विसेज देखेंगे तो आप मणिपाल सारी तरह की जो भी पॉसिबल सर्विसेज होती हैं वो हमारे सेंटर्स पे कवर की जा सकती हैं। तो मेरा तो यही आप लोगों को रहेगा कि अगर कोई भी कैंसर से रिलेटेड कोई भी लक्षण, जो कि अभी हम लोग इनके बारे में और भी बात करेंगे, गांठें हैं, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है गम से, मुंह से, कहीं से भी, तो इस तरह के कोई भी लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण अगर किसी को दिखाई देते हैं तो ऐसा इंतजार ना करें। हमेशा ये जरूरत वेट करने की नहीं है कि हम बड़े सेंटर पे नहीं जा पा रहे तो हम इग्नोर कर रहे हैं। आप पेरीफ्री में भी आपके पास में डॉक्टर आपके पास आए हुए हैं, आप उनको दिखा लें और जल्दी से जल्दी जैसे भी उनकी जो डायग्नोस्टिक प्रक्रिया होती है उसको करें, ताकि कैंसर जैसी बीमारी को बहुत ही शुरुआती स्टेज में पढ़ा जा सके। कैंसर जैसी बीमारी का ट्रीटमेंट केवल शुरुआती स्टेज में ही सबसे अच्छा आउटकम रखता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है उसके रिजल्ट्स खराब होते जाते हैं। कैसे पता चलेगा स्टार्टअप हो गया कैंसर की जो कैंसर डिजीज है उसके बारे में कैसे पता चलेगा, जो बेसिक जो स्टार्टअप है? सो बेसिकली ना, मैं इसको मोटी मोटी तौर पे बताऊं तो 2-3 लक्षण हमको समझने होते हैं जो कि अगर आ रहे हैं तो कैंसर के डायरेक्शन में जाते हैं। अगर शरीर में किसी भी हिस्से में कोई गांठ बन रही है, वो गांठ गले की गांठ हो सकती है, स्तन में महिलाओं की गांठ हो सकती है, पेट में गांठ, हाथ पर गांठ, हड्डियों के जोड़ों पे गांठ, इस तरह की अगर कोई भी गांठें जो कि नॉर्मल चोट वगैरह की वजह से नहीं बनी है, उन गांठों को अगर वो हैं और अपने आप ही 2-4-6 दिन में अपने आप नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो हमेशा एक संभावना होती है कि उसके अंदर कैंसर पनप रहा है। ऐसी गांठों को एक उचित डॉक्टर को दिखा के उसकी बेसिक जांच कराना बहुत जरूरी है, ताकि हम
एक सही डायग्नोसिस बना सके। इसके अलावा गांठ के अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग आपके थूक के संग अगर आपका खून आ रहा है, उल्टी में खून आ रहा है, लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, या फिर कोई ऐसा घाव है जो कि जिसमें ब्लीडिंग हो रही है पर वो हील नहीं हो रहा है काफी नॉर्मल दवाइयों से, तो ये एक कैंसर का बड़ा लक्षण है। पेट के अंदर की समस्याएं नॉर्मली आराम से पकड़ में नहीं आती हैं, फिर भी पेट में किसी भी तरह का आदतों में बदलाव, जैसे बार बार वॉमिटिंग आना, खाना ना उतर पाना गले से, पेट के अंदर बार बार मोशंस आना या फिर मोशंस ना आना, कॉन्स्टिपेशन रहना बहुत सिग्निफिकेंटली, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट करती हैं ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए कि इसमें कैंसर हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे लक्षण हमेशा कैंसर होते हैं, लेकिन हम अगर इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं तो एक जरूरी है कि एक उचित डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में सलाह लें, ताकि अगर कोई कैंसर जैसी चीज कहीं बॉडी में छुपी हुई है तो उसका टाइमली डायग्नोसिस हो सके और उसके बारे में पता चल सके। कितने दिन कीमोथेरेपी का जो कोर्स होता है वो कितने दिन तक चलता है, एक नॉर्मली स्टार्टअप जब होता है पेशेंट? तो बेसिकली ये हर कैंसर में अलग अलग है प्रक्रिया, वो शरीर में हर हिस्से में अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, हर एक एक हिस्से के कैंसर भी अलग अलग तरह का होता है। स्तन में 16 तरह के अलग कैंसर होते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों के बारे में देखेंगे तो जो स्पेसिफिक कैंसर है उसके एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है, जो कि हफ्ते भर की साइकिल्स लेके हफ्ते हफ्ते की साइकिल चलती हैं, 2 हफ्ते की साइकिल चलती है, 3 हफ्ते की साइकिल चलती हैं, और 6 से लेके 15 साइकिल 20 साइकिल्स तक का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी किस स्टेज की बीमारी थी, कौन से टाइप की बीमारी थी, शरीर के किस हिस्से में बीमारी स्टार्ट हुई। आपने बताया कि कई बार साइड वेव हो जाती है, तो इट्स डेफिनेटली भाई वो कैंसर में आएगा या नहीं? से देखिए, डेफिनेट वर्ड ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। समस्या हमारी ये नहीं है कि हमने डेफिनेट ना मान के एक चीज को अगर हम पकड़ नहीं पाए तो हम एक इंसान की जिंदगी, कैंसर अगर इलाज ना किया जाए तो एक जानलेवा बीमारी है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। चाहे वो बॉडी के किसी भी हिस्से का कैंसर है, अगर वो समय पे पकड़ा नहीं गया और समय पे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसका अल्टीमेट आउटकम इज डेथ होना। तो इसीलिए कोई भी सिम्टम हो सकता है कि 80% चांस हो कि इसमें कैंसर ना हो, लेकिन हम 20% का रिस्क लाइफ के साथ नहीं ले सकते। तो इसीलिए अगर कोई सिम्टम है तो उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, इसमें एज का भी कुछ हो रहा है? हाँ, ज्यादातर कैंसर ओल्ड एज में देखे जाते हैं। ओल्ड एज का मतलब 50-60 साल के ऊपर में ही लोगों में देखे जाते हैं, लेकिन अब इंडिया में काफी सारी जो चीजें हैं वो चेंज हो रही है। आजकल काफी सारे यंग बच्चे बच्चियों में वो उस तरह के कैंसर्स मिल रहे हैं, देखा गया है काफी कैंसर्स यंग एज में डायग्नोज होते हैं। इसके अलावा जो हैबिट्स से रिलेटेड कैंसर होते हैं, स्पेशली जो तंबाकू खाने से, इन सबसे मुंह के कैंसर वगैरह होते हैं, इन सब में ये यूजुअली अर्ली स्टेजेस में काफी कॉमनली मिलते हैं, क्योंकि ये हैबिट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जितना आपकी जैसी हैबिट्स हैं उसके हिसाब से बन जाते हैं। क्या ये कैंसर जो डिजीज है ये डीएनए पर भी डिपेंड है? हाँ, 10% कैंसर जो होते हैं वो पारिवारिक होते हैं, 90% कैंसर पारिवारिक नहीं होते। 10% कैंसर पारिवारिक होते हैं, और कुछ सिंड्रोम्स हम लोग कहते हैं जिसमें कि 2-3 तरह के कैंसर, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर, ओवरी का कैंसर, इनको मिला के एक सिंड्रोम बनता है। तो अगर हमें किसी के परिवार में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरह का है, तो हमको फैमिलियल कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि हाँ, कहीं ये कैंसर फैमिलियल तो नहीं है। मैं डॉक्टर आदिल मणिपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी हूँ। हमारी मणिपाल हॉस्पिटल में पूरी टीम है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की, जिसमें 4 से 5 सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट काम करते हैं, पूरी 24/7 सर्विसेज देते हैं। हमारा यह मणिपाल हॉस्पिटल में पूरा एडवांस एंडोस्कोपी सेंटर है, जहां हर किस्म की एंडोस्कोपी की सर्विसेज जी अवेलेबल है, जिसमें एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जो भी एडवांस एंडोस्कोपी प्रोसीजर है वो हमारे डिपार्टमेंट में मौजूद है। तो हमारा जो फोकस है वो पेट की बीमारियों पे, जिसमें स्टोमक, लिवर, पेनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत की बीमारियां, जो भी बीमारियां हैं उसका हम इलाज करते हैं। तो आजकल हम अगर देखेंगे तो पेट की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, स्पेशली फैटी लिवर, शराब की वजह से जो भी बीमारियां हैं, लिवर की बीमारियां, पेनक्रियाज की बीमारियां बढ़ रही है। तो इस वजह से जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओपीडी की ज़रूरत हर जगह पे पड़ती है। तो हमारा फोकस इन्हीं बीमारियों पे जी रहेगा। लिवर बहुत ज्यादा प्रेवलेंस में है, जी, उससे बचने के लिए लोग क्या नॉन अल्कोहल फैटी लिवर जो है, आजकल अगर हम देखेंगे नॉन अल्कोहल फैटी लिवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इनफैक्ट पहले जो था, शराब की सेवन की वजह से जो लिवर डिजीज कॉमन थी, आजकल फैटी लिवर उसको पीछे छोड़ के नंबर 1 कॉज पे आ रहा है लिवर डिजीज में।
तो इससे बचने के लिए जो पहला स्टेप है वो है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल जिसको हम बोलेंगे, जिसमें अपने वजन का कंट्रोल रखना है, वेट कंट्रोल, जो कि इसका पहला स्टेप है। नंबर 2 हेल्दी खाना, जिसमें ऐसा खाना खाना है जिसमें हमारा वेट और वेट कंट्रोल में रहे। डेली एक्सरसाइजेज जो है वो इसमें प्राइमरी रोल प्ले करती है इसकी ट्रीटमेंट की। और साथ में फिर दवाइयाँ भी है, अगर फैटी लिवर है तो इसमें दवाइयाँ भी है जो काम करती है, लेकिन मेजर रोल जो इसका है वो है जी लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना। गैस की बीमारी में क्या डॉक्टर से जो या आमतौर पर देखने में आता है गाँव में उसके को रिकमेंड करते हैं? पेट की जो गैस की बीमारी है, गैस की बीमारी मुख्तलिफ चीज़ों से होती है। गैस की बीमारी एक लक्षण होता है कोई अंदर की बीमारी का। गैस की बीमारी कभी कभी लक्षण होती है किसी बड़ी बीमारी जो अंदर होती है, ठीक है। कभी कभी गैस की बीमारी जो है वो कैंसर की बीमारी का भी सिम्टम होता है। इसलिए गैस की बीमारी को हमें इजी नहीं लेना चाहिए। हुक्का लेना या सिगरेट स्मोकिंग हमेशा गैस की बीमारी को इंक्रीज करता है। कोई भी स्मोकिंग, कोई भी नशा करना गैस की बीमारी को हमेशा जी इंक्रीज ज्यादा करता है। इसके सिम्टम जो है ज्यादा हो जाते हैं। लंबे समय तक बैठने लंबे समय तक बैठने से भी कोई दिक्कत होती है? लंबे समय से बैठने से यूजुअली खाने के पचने में यूजुअली डिफिकल्टी होती है। यूजुअली बोलते हैं खाना खाने के बाद थोड़ा मूवमेंट कीजिए जी, ताकि। सर चाय और कॉफी? कॉफी अगर हम देखें, कॉफी आजकल देखा गया है कि लिवर की बीमारी, फैटी लिवर के लिए कॉफी बहुत ही फायदेमंद देखी गई है। मगर कौन सी कॉफी? ब्लैक कॉफी। ऐसा ना हो कि हम कॉफी पिए चीनी शक्कर डाल के और दूध डाल के, जिससे हमारा वजन ही ज्यादा हो और फैटी लिवर एग्रीवेट हो जाए। ब्लैक कॉफी फैटी लिवर के लिए बहुत ही एडवांटेजेस, बहुत ही फायदेमंद देखी गई है। इनफैक्ट देखा गया है स्टडीज में कि जो कॉफी है वो लिवर में से फैट को निचोड़ के बाहर निकालती है। तो कॉफी का सेवन हम बोलेंगे जी अच्छा है। चाय लिवर के लिए न जी फायदेमंद है न कि नुकसानदेह है, लेकिन चाय का ज्यादा सेवन जिसमें चीनी ज्यादा हो, दूध ज्यादा बढ़े, तो वो नेचुरली फैटी लिवर में खराबी करेगी। और चाय का ज्यादा सेवन देखा गया गैस ज्यादा करती है, लेकिन एक्सेस, ये नहीं कि 1-2 कप से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। सबसे पहले पूरी मणिपाल टीम का, सभी डॉक्टर्स का मैं अपने ओमकार परिवार की तरफ से और मेडिकेयर परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं। हमारा जो लक्ष्य था सर इनके साथ टाई अप करने का, वो ये था कि झज्जर में जैसे खासकर अभी जैसे डॉक्टर आदिल बता रहे थे, गैस्ट्रो का कोई यहाँ पर इतना अच्छा स्कोप नहीं है। और गैस्ट्रो एक तेजी से ना एक डिपार्टमेंट बढ़ने वाला डिपार्टमेंट जो तेजी से, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं बेसिकली पेट से स्टार्ट होती हैं। और लाइफस्टाइल जो है, जैसे हम सारे पत्रकार भाई बैठे हैं, सबसे ज्यादा अभी जैसे भाई ने क्वेश्चन भी पूछा कि सीटिंग जोक ज्यादा है। अब आप देखोगे ना हम सभी फैटी हैं। अगर आप बीएमआई अगर हमारी सबकी करवाएं, ये मुझे अगली बार कोशिश करूंगा कि भाई एक बार पिछली बार ये लेके आए थे बीएमआई की, तो मुझे ध्यान नहीं था कि बीएमआई मशीन नहीं, तो अगर हम सब अपना भी चेक करवाएं तो हम सब की बीएमआई चेंज मिलेगी। उसका रीजन ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, एक तो चाय जैसे सर ने बताया बहुत ज्यादा एक्सेस में होती है। और हरियाणा की चाय का मतलब ये तो आप सोचो मत कि ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी यहाँ पर ये तो प्रचलन में ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तक उसके अंदर अच्छा खासा मीठा, जब तक दोनों होठ चिप ना जाए तब तक उसको चाय नहीं मानते। चाय का मतलब है कि दोनों होठ इतनी मीठी होनी चाहिए कि सर वो दोनों होठ आपस में चिप जाए। वो ये एक हमारे यहाँ पर है। तो ये जो लाइफस्टाइल है ना, इस लाइफस्टाइल की वजह से ही सबसे ज्यादा बीमारियां इस इलाके में बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। और एक क्योंकि खाना पीना और हुक्का, एक अभी हमारे एक साथी ने पूछा था, हुक्का यहाँ पर एक स्टेटस सिंबल बन गया। हमने इसको ना स्टेटस सिंबल बना लिया। और उसका भी साइड इफेक्ट ये है कि नए नए जवान बच्चे भी मतलब उसको हुक्का पीने में एक गर्व सा महसूस करते हैं कि मैं हुक्का पीता हूँ, दैट मीन्स मैं चौधरी साहब हूँ। उसका साइड इफेक्ट ये है कि जितनी बीमारियां जो हो रही है ना, ये नशे से है। और अकेला हुक्का नहीं, उसकी वजह से हमारे इलाके में आप सब जानते हैं, आप लोग तो खुद लड़ रहे हैं नशा के खिलाफ। यहाँ पर एक अभियान भी आप लोगों ने छेड़ा हुआ है और इस इलाके में एक बहुत तेजी से एक बढ़ रहा है। तो पेट की गैस्ट्रो की हमने इसीलिए किया कि गैस्ट्रो एक सबसे बड़ी एक दिक्कत यहाँ बनती आ रही है। उसके बाद हार्ट हो गया और आप इसके बाद अपने कैंसर,
कैंसर सबसे, आपको पता होगा कि पंजाब से ना एक ट्रेन चलती है कैंसर की, और ये तेजी से ना अब हमारे समाज में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। तो सर से हमने रिक्वेस्ट की थी, और ऑर्थो हर दूसरे व्यक्ति का सर यहाँ पर घुटनों का खराब है। क्योंकि घुटने खराब है, वो रीजन अलग हो सकता है, पानी की भी खराबी हो सकती है या कोई रीजन लाइफस्टाइल है जो आपने बात Lifestyle की है। है, जो ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम जो घुटनों की मेन है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जी जी लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल, दो मेन बिल्कुल। चीजें हैं। हम पहले ना, हमारे यहाँ पर एक चाव होता था, सुबह उठते साथ खेतों में घूमने जाते थे। अब जब से ये गांव में घरों में ये जो ये आया है कि भाई घर में इस सब के लैटरिंग होगी, तो वो लोग घूमने नहीं जाते। ये अच्छी चीज भी है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ, नहीं तो हमारे, हम सब जानते हैं, सारे गांव से हैं, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर सुबह इस बहाने से जाते थे, भाई खेतों में वहां पर जाना पड़ता था। अब सबके घर में हो गया, तो वो एक रीजन है कि एक्सरसाइज धीरे धीरे छूट गई। फिर क्या था, पहले खेत में जाते थे, बरोटी लेके आते थे, भाई वो सिर पे उठा के लाते थे, भाई दोनों काम हो जाते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब तो हमारे घर में घर भी जैसे शहरों में घर है ना, सेम गांव में वैसे घर हो गए। तो ये गांव में बड़ी तेजी से ना मोटापा बढ़ता जा रहा है, और इसका रीजन ये है कि सबसे ज्यादा असर घुटनों पे ही आता है। घुटनों और हर एक के, आप हर दूसरे आदमी से पूछोगे ना, तो उसको घुटनों में दर्द है, और नी रिप्लेसमेंट का एक डर है। लोग डरते बड़े हैं कि भाई पता नहीं घुटने ये अभी जो हम डिस्कस कर भी रहे थे थोड़ी देर पहले अंदर, कि जो ठीक हुआ ना वो तो बोलता नहीं कि मेरे घुटने ठीक है। एक आधा केस 100 में से अगर एक केस ऐसा जो फेल हो गया, तो वो एग्जाम्पल बन जाता है, तो उससे सब डरते हैं। तो एक अवेयरनेस की भी कमी है। तो हमने पूरी टीम से यही था कि भाई हमारे इलाके में एक फैसिलिटी, देखो आपने सुना होगा, अभी सर ने बताया भी कि सबसे बड़ा अगर हॉस्पिटल में कोई नाम है तो मणिपाल है। मणिपाल से बड़ा हॉस्पिटल इंडिया में कोई नहीं है, दूसरा ग्रुप नहीं है। तो इतने बड़े ग्रुप के साथ हमने इसीलिए इनको झज्जर बुलाया कि सर झज्जर में ना इस चीज की, झज्जर एक चारों तरफ से घिरा हुआ एक शहर है, छोटा सा शहर है, कस्बा है, जहां पर फैसिलिटी इसलिए नहीं आती, बड़ा डॉक्टर यहाँ कोई आना नहीं चाहता। क्यों? नजदीक रोहतक है, तो सब ये सोचते चलो यार रोहतक ही भाग जाएंगे। तो यहाँ पर कोई बड़ा डॉक्टर आना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए हमने इनसे एक टाई अप किया था कि सर आप हमारे यहाँ पर आइए। यहाँ पर पेशेंटों को ना भागना पड़ता बाहर, कि यहाँ की यहाँ मिल जाए। 90% जो डॉक्टर साहब आएंगे तो 90% ट्रीटमेंट यही हो जाएगा। 10% केसेस ऐसे हो सकता है कि हमें आगे से स्विच ऑन होना पड़े। अदरवाइज तो यही की यही आपका सारा ट्रीटमेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिल जाए, और वो भी फ्री में। अच्छी बात यह है कि ना के बराबर फीस में आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटी, वो फैसिलिटी जो आप अगर किसी बड़े शहर में जाओ तो आपको पता कितनी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक बड़े ब्रांडेड हॉस्पिटल में क्या लगता है। लोग मैदान जाते हैं, कितना पैसा लगता है, वो सारे, तो वो सारी की सारी ट्रीटमेंट आपको आपके शहर में, आपकी घर में ही दिलवाने की एक प्रयास हमने किया है। और मैं फिर पूरी टीम का और मणिपाल परिवार का और हॉस्पिटल्स का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने छोटे शहर में आके ये सब करने की कोशिश, मतलब एक जो इनका एक प्रयास है कि भाई छोटे शहर में भी फैसिलिटी मिल सके, तो उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और आप सबको के द्वारा हम पूरे झज्जर को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाई एक नॉमिनल फीस में, कम फीस में और ना के बराबर फीस में भी आपको वो सारी फैसिलिटी हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 3 फैसिलिटी के बारे में बात की, हमारी बात चल रही है कि खाली 3 नहीं, हर सारी फैसिलिटी, जैसे नेफ्रो का आजकल किडनी में भी दिक्कत आ रही है, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी भाई नेफ्रो के भी एक दिन, नेफ्रो का, यूरोलॉजी का, और ये सारे के साथ आपको इसी के न्यूरो का, तो ये सारे के सारे डॉक्टर्स आपको यहाँ पर सभी मतलब ट्रीटमेंट आपको, ताकि हर चीज का। अब न्यूरो एक ऐसा है कि आपने देखा होगा हमारे बच्चों को ना कहीं धीरे धीरे जिस तरह का प्रेशर एजुकेशन के नाम पे जिस तरह हम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी वो एक हम चाहते हैं कि इस तरह काउंसलिंग उनकी हो, चाहे साइकेट्री की हमें जरूरत पड़े तो वो भी ये प्रोवाइड करें। तो यानी हर फैसिलिटी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको आपके शहर में ही प्रोवाइड की जा सके। और कोई आपका सवाल हो, कोई सुझाव हो, क्योंकि देखिए मेरे और आप में कोई फर्क नहीं, हम सब यहाँ के बारे में सोचते हैं। डेली बैठने की ये डे, इसका डे सेट है, 2 डे जैसे रखा हुआ, पीछे लिखा हुआ है कि बुधवार को आएंगे। कौन कौन से वो मनीष ये
और इसके बाद जो भी कोई और डेवलपमेंट होगा वो आप लोगों के द्वारा हम पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों के द्वारा पूरे शहर में ये बात फैले, क्योंकि सबसे बड़ा आधार आप लोग हैं।